दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव ने राजनीति को गर्म कर दिया है। यह कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए प्रदेश के दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साइडलाइन कर महाराष्ट्र के चौहान को जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं और संगठन मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्या कांग्रेस ने इस फैसले के पीछे कोई विशेष वजह है? और क्या भाजपा केवल प्रदेश अध्यक्ष के सहारे इन उपचुनावों में जीत दर्ज करना चाहती है? साथ ही कोटा के दशहरे मेले में भ्रष्टाचार के आरोप और शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर पर शिक्षकों के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस की चुप्पी भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों सरकार इन मामलों पर सख्त कार्रवाई करने से बच रही है? इसके अलावा पिछले दिनों एक मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ कर रहे आरएसएस के स्वयंसेवकों पर धारदार हथियार से हुए हमले की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये महज एक राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? साथ ही एक लास्ट मुद्दे पर और बात करेंगे, जिसमें हम सभी जानते हैं कि 1998 में सलमान खान के द्वारा एक काले हिरण को मारे जाने की हत्या का मामला जो अभी तक कोर्ट में चल रहा है, इस पर उनके फादर सलीम ने क्या कुछ बयान दिया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। रमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की क्या रणनीति है? 7 उपचुनावों की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चौसर बिछा दिए और शतरंज की मोहरे सने सने दोनों पार्टी चल रही हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अगर एक सीट प्राप्त कर लेती है तो उसने अपने विधायक की मृत्यु पर इस सीट पर पुनः कब्जा करने का दावा किया है। वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद बन गए हैं और उन पर कांग्रेस पक्का दावा ठोक रही है। 2 सीटें हनुमान बेनीवाल की और राकेश रोहित की है, आदिवासी पार्टी की। उन पर भी वह अलग अलग दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस शायद उनसे तालमेल कर सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान में अब उपचुनावों का शंखनाद हो गया है जोरों से और दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी राधा मोहन रमन की अग्रवाल की अध्यक्षता में हो चुकी है और दिल्ली में भी मुख्यमंत्री राधा रमन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और कोर कमेटी के सारे सदस्यों ने जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मीटिंग कर ली है। 3-3, 2-2 आदमियों का पैनल भी सौंप दिया है। अब पार्टी एक आध दिन में ही प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कल ही प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में कांग्रेस के वार रूम में मीटिंग की और मीटिंग में अभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। सचिन पायलट ने प्रभारी रंधावा से आधे घंटे अलग गुफ्तगू की है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने प्यादे अलग छोड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस समय 4-5 सीट जीत सकती है, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण दौसा और देवली उनियारा में बड़ा पेंच फंसा हुआ है। ये दोनों सीटें सचिन पायलट के खाते में आती हैं और लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा अपनी चाणक्य नीति लगाते हैं। तो करोड़ी लाल मीणा के भाई को जगमोहन मीणा, जो कि पूर्व में एक्साइज डिपार्टमेंट के आला अफसर थे, रिटायर्ड हो गए हैं, उन्हें कांग्रेस के पाले में लाकर दौसा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सचिन पायलट को नागवार गुजर रहा है और कुल मिलाकर इन दोनों की नूरा कुश्ती में फिर दौसा सीट भाजपा के पाले में करोड़ी लाल मीणा खींच कर ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी
के आला पदाधिकारी और अन्य सदस्य तो सक्रिय हैं, लेकिन लाक्षागृह में बैठी हुई राष्ट्रीय सुप्रीमो का सपना देख रही वसुंधरा राजे, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और कोर कमेटी की सदस्य भी हैं, उन्होंने कोर कमेटी जयपुर की मीटिंग में भी आना मुनासिब नहीं समझा है और न उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय सुप्रीमो जेपी नड्डा और अमित शाह के नेतृत्व में हुई मीटिंग में उसमें भी जाना मुनासिब नहीं समझा है। इसलिए विश्वस्त सूत्रों का तो ये कहना है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत से अंदरूनी हाथ मिलाए हुए हैं, जैसा कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झटका दिया था, वह फिर 7 उपचुनाव के चुनावों में झटका दे सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। कुल मिलाकर अभी दोनों पार्टी की स्थिति बहुत ऊहापोह में चल रही है, जहां प्रदेश सुप्रीमो मदन राठौर हारे हुए कैंडिडेटों पर भी दांव लगाने का दम ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाईकमान पर प्रत्याशियों की चयन को छोड़कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय सुप्रीमो खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पूरी कमेटी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राजस्थान के इन 7 महत्वपूर्ण उपचुनावों से दरकिनार कर महाराष्ट्र में उनको वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के रूप में लगाया है। हम तो जानते हैं और हम तो कहते आए हैं कि जहां जहां अशोक गहलोत के चरण पड़ते हैं, सचिन पायलट के चरण पड़ते हैं, कदम पड़ते हैं, वहां कांग्रेस का बंटा ढार होता है। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी वही हाल हुआ है और अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी वही हाल होने वाला है, क्योंकि इनको तो गुटबाजी से फुर्सत नहीं है। ऊपरी सतह पर तो गले मिल जाते हैं, लेकिन पीछे से पीठ में छुरा भोंकते हैं। इसलिए ये 7 सीटों पर कांग्रेस जीतने का पूरा दम ठोक रही है। प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा के सहारे ये चुनाव लड़ा जाने की बात हाईकमान कह रही है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के बढ़ते हुए कदम, उड़ते हुए पंखों को ये दोनों दिग्गज नेता कतर ना दें, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा इस समय बहुत हवा में उड़ रहे हैं और वह अनर्गल बयान भारतीय जनता पार्टी पर ठोक रहे हैं। सर, एक मामला है जो सुनने में आ रहा है कि जो एक मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था आरएसएस के सेवकों के द्वारा, लेकिन उन पर धारदार हथियार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसे आप बताएं। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में वहां एक शिव मंदिर पर कई वर्षों से आरएसएस के स्वयंसेवक खीर के प्रसाद का वितरण करते थे और हनुमान चालीसा का रात भर पाठ करते थे। लेकिन इस वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन एक ऐसी अनहोनी घटना हुई कि 10-12 लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे। समीप में रहने वाले एक जाट परिवार के भूमाफिया, जिसको कांग्रेस का संरक्षण है और जिसने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उसने, उसकी पत्नी ने, उसके बेटे ने मंदिर में घुसकर निहत्थे राष्ट्रीय स्वयंसेवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। कई स्वयंसेवक अपनी जान बचाकर भागे और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इस प्रकरण की घटना
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, आरएसएस के नेताओं को पता चली तो वो आनन फानन में दौड़कर महाराजा चिकित्सालय में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने डॉक्टरों को और प्राचार्य को सख्त हिदायत दी कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उच्च स्तरीय इलाज किया जाए। सूबे के मुख्यमंत्री इस समय सूबे में उद्योग लाने के लिए विदेश के दौरों में मशगूल हैं। सूबे में क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्या राजनीति चल रही है, गुंडे लोग इस कदर सिर उठाए हुए हैं, कानून और व्यवस्था लचर हो गई है, उनको कोई सरोकार नहीं है। जब केंद्रीय नेतृत्व में उनको फटकार लगाई तो उन्होंने प्राचार्य को फोन पर सख्त हिदायत दी कि आरएसएस के स्वयं सेवकों को उच्च स्तरीय इलाज किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी अखबार नवीसों से मुखातिब होते यही कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो चिकित्सा का बंदोबस्त उच्च स्तरीय करवा सकता हूं। कानून और व्यवस्था की गृह मंत्री के पास व्यवस्था होती है और गृह मंत्री इस समय विदेश में है। कुल मिलाकर वो बदमाश पकड़े तो गए हैं, लेकिन अभी तक 4-5 दिन हो गए, उनके कब्जे में जो अतिक्रमण करी हुई जमीन है वो मुक्त नहीं कराई गई है। वरिष्ठ पत्रकार और विधायक गोपाल शर्मा का भी ये कहना है कि इस घटना से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बहुत सदमे में है और उस भू माफिया की जमीन पर अभी तक जिला प्रशासन ने और मंत्रिमंडल ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। उसके हौसले इतने बुलंद है कि वह जब भी उसके घर के समीप आधार कैंप लगे या और कोई कैंप लगे, उसके तंबू उगाड़ कर फेंक देता है। वह बाहुबली भू माफिया से भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो डरते हैं या उस पर कार्रवाई करने से हिचकते हैं। आज कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री और शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास भी उन आरएसएस के घायल लोगों की कुशल क्षेम पूछने चिकित्सालय में पहुंचे। कुल मिलाकर सूबे में कानून और व्यवस्था के हालात ये हैं। स्वयं सेवकों का तो ये कहना है कि हमने तेली खत्म कर कर तेल से नहीं ना पा रहे हैं। हमारी सरकार हमारे ऊपर हमले और गुंडे का सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। उस गुंडे ने पैसे के दम पर पुलिस और प्रशासन को खरीद रखा है और चाहे जब चाकू की नोक पर डरा धमका कर जान लेने की धमकी तक देता है। कई प्रकरण भी दर्ज हैं, लेकिन उसके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय सुप्रीमो जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत भी चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरएसएस के कार्यकर्ताओं में चाकू पड़ जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार में नहीं रहा। और अब भजनलाल सरकार में ये कीर्तिमान स्थापित हुआ है और उस गुंडे के खिलाफ अभी तक कोई सख्त ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उससे भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों में जबरदस्त तरीके से अंतर विरोध है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर के जो शिक्षक हैं उन पर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो शराब पीकर नशा करके स्कूल कॉलेजेस में आते हैं। आखिर कांग्रेस इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने अपने वक्तव्य में सीधा सीधा आरोप
उन शिक्षिकाओं पर लगा जो स्कर्ट और कुर्ती पहनकर आती हैं। उनको यह तक कह डाला था अपने भाषण में कि अर्धनग्न शिक्षिकाएं विद्यालयों में आएंगी तो उन पर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, और जो शिक्षक शराब पीकर विद्यालयों में आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा, और जो शिक्षक शिक्षिकाएं क्लासरूम में गुटखे खाते हैं, विमल और श्री और जर्दा, उनके भी खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन जब विरोध हुआ, शिक्षक और शिक्षिकाएं सड़कों पर उतरी, मदन दिलावर को शिक्षिकाओं ने चूड़ी भेंट जैसा भी प्रकरण करा, लेकिन पुलिस ने चूड़ी उनको पहनाने नहीं दी और बीच में ही रोक लिया। कुल मिलाकर शिक्षकों में और शिक्षिकाओं में जबरदस्त रोष था। उसमें यू टर्न लेते हुए मदन दिलावर ने कहा कि मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, मैंने तो ये कहा था कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षिकाएं साड़ी की ड्रेस पहनकर आएं और शिक्षक शराब और नशे गुटखे वगैरह खाकर ना आए, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरे दिन उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि मेरे वक्तव्य का विरोध कर रहे शिक्षक शिक्षिकाएं मूर्ख हैं, इनकी समझ में कुछ आता नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने इस प्रकरण पर अपना सख्त रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि पर्ची की सरकार के पर्ची मंत्री मदन दिलावर दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, ये तो उनके वक्तव्यों से ही पता पड़ता है। अखबारों की और मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए मदन दिलावर बड़ बोले वक्तव्य आए दिन देते रहते हैं, लेकिन ना तो राष्ट्रीय सुप्रीमो जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, ना उनको ऐसे वक्तव्य नहीं देने की हिदायत देते हैं। पार्टी सुप्रीमो मदन राठौर भी इस मामले में चुप्पी साधे रहे। कुल मिलाकर मदन दिलावर के कारण भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त फजीयत हो रही है और कुल मिलाकर उपचुनावों में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक जबरदस्त तरीके से उनके इन आरोपों से आहत हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।